स्टार्ट करें? जी सर। पहले इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट इसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे देख लो। पहले इंट्रोडक्शन, फिर प्रोबेबिलिटी दैट एनी आरएच सिस्टम इन ensemble will be found out in energy level ER with probability PR। मीन्स हमारे पास तो जैसे ensemble का मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ मेनी सिस्टम, हाँ, कलेक्शन ऑफ मेनी सिस्टम जो क्या हो मैक्रो कैनोनिकली सेम हो बट माइक्रो कैनोनिकली क्या हो अलग अलग हो। मतलब मैक्रो लेवल पे, बड़े लेवल पे सबके सम क्या हो बच्चों, मैक्रो लेवल पे सारे के सारे क्या हो सेम हो, लेकिन माइक्रो लेवल पे सबके सब क्या हो अलग हो। समझ पा रहा है मैक्रो और माइक्रो में क्या अंतर है? माइक्रो लेवल पे ये सब के सब सिस्टम का जो कलेक्शन है, इसमें जितने भी अलग अलग सिस्टम है 1 2 3 4 5 6 हजार लाख 2 लाख करोड़ 10 का पावर 23, ये सारे के सारे सिस्टम माइक्रो कैनोनिकली अलग अलग है। ठीक है, माइक्रो लेवल पे अलग अलग है बट पूरा मैक्रो लेवल पे ये क्या है सेम है। तो इसमें जो कलेक्शन में जो डिफरेंट सिस्टम है, तो कोई भी एक सिस्टम जिसको हम आरएच सिस्टम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं बच्चों, एनएच सिस्टम या आरएच सिस्टम, कोई भी एक रैंडम सिस्टम मान लो आरएच सिस्टम, वो जो आरएच सिस्टम है वो किसी समय पे एट एनी टाइम टी एनर्जी ईआर होगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? इसकी पाई जाने की, मतलब एनी सिस्टम विद एनर्जी ईआर, मतलब एनी आरएच सिस्टम विद एनर्जी ईआर की पाई जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो निकालनी है। उसके बाद पार्टीशन फंक्शन निकालनी है। क्या होता है पार्टीशन फंक्शन, क्या मीनिंग है पार्टीशन फंक्शन का बताएंगे। कैनोनिकल इंसेम्बल इज द हार्ट ऑफ स्टेटमेंट, सो प्लीज माइंड। फिर हम लोग देखेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ पार्टीशन फंक्शन, है ना, मैंने बताया कि पार्टीशन फंक्शन क्या है, उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो देखेंगे ना, फिजिकल मीनिंग। फिर देखेंगे रिलेटिव एनर्जी फ्लक्चुएशन, पहले एनर्जी फ्लक्चुएशन फिर रिलेटिव एनर्जी फ्लक्चुएशन। फिर देखेंगे why a system can be studied by any ensemble approach, मतलब है कि हम लोग सिस्टम को किसे सॉल्व कर सकते हैं, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल कर सकते हैं ना। जी सर। और सिस्टम का खासियत क्या है कि तीनों के तीनों से जो रिजल्ट आते हैं वो बच्चों के आते हैं सेम आता है, ये बताया था ना मैंने। जी सर। तो अब देखना है कि out of all three ensembles, microcanonical, canonical and grand canonical, why one used to prefer ensemble to solve any physical problem over other two, microcanonical and grand canonical? Why we always prefer canonical ensemble? ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात बच्चों? ये बहुत क्वेश्चन है, इंटरव्यू में सवाल पूछेगा डायरेक्ट डालने के बाद, तो इसको अभी से दिमाग में बैठा लो, ठीक है। कैनोनिकल में सारी दुनिया किससे चलेगी, किससे चलेगी, ए से। किससे चलेगी बच्चों, ए से। अब हमें बताओ कि माइक्रो कैनोनिकल में जब हम लोग थे इससे पहले, तो इंट्रोपी निकालने के लिए क्या चाहिए था, एस का क्या फॉर्मूला होता है, के एल एन ओमेगा, यही होता है ना, इंट्रोपी का फॉर्मूला होता है ना बच्चों। जी सर। हाँ सर। दुनिया तो एस से चलती है, लेकिन एस किससे चलता है, माइक्रोस्टेट में क्या। तो हम लोगों ने पूरे माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल में एक ही चीज तो सीखा है। आप पूरे माइक्रो कैनोनिकल इंसेंबल का जब नोट्स पढ़ेंगे तो आप देखिए, आप आज प्लाट के देखिएगा कि पूरे नोट्स में हम लोग उस चैप्टर में किए क्या है, बस हर एक अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए ओमेगा निकालने ही तो सीखा है। यस और नो? यस सर। यही तो क्या है ना। हाँ सर। वेरी गुड। तो देखो, जब आपको ना कनेक्शन पता चलेगा ना कि किसी चैप्टर में हो क्या रहा है, पढ़ क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आपको ना चैप्टर पक्का पूरा इजीली याद रहेगा। तो आपको ये बात याद रखना है माइक्रो कैनोनिकल में कि वहां का भैया है एस, एस निकल गया तो पूरी दुनिया निकल जाएगी, और एस निकालने के लिए चाहिए ओमेगा। तो हम लोग पूरा माइक्रो कैनोनिकल में बस यही करते हैं कि अलग अलग तरह के सिस्टम के लिए नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट निकालने सीखते हैं। ठीक, अब चूंकि नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट ना निकालना उतना आसान काम नहीं है,
इसीलिए देखो हमने क्या बताया था कि आप माइक्रो कैनोनिकल से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, कैनोनिकल से करो चाहे ग्रैंड कैनोनिकल से, रिजल्ट क्या आना है बच्चों एंड में? सेम। तो अब इस तीनों में से जो हमें जल्दी और बहुत इजी वे में रिजल्ट दे देगा उसी को ना हम प्रेफर करेंगे। यस और नो? यस सर। वेरी नाइस। हाँ, अब बात करते हैं कैनोनिकल। कैनोनिकल का भैया कौन है यहाँ पे? ये भैया है, इनका नाम है हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। एवरीवन? यस सर। ओके, सो हमारा यहाँ पे अभी लीडिंग वेरिएबल कौन है बच्चों? ए है। किसी को मालूम है ए का फॉर्मूला क्या होता है? U माइनस टी एस। नहीं 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 नहीं, माइनस ए KTLN माइनस KTLN क्यू। हाँ वेरी गुड, माइनस KTLN क्यू। ठीक है, अच्छा बताओ KT ये सब कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है? अच्छा मतलब पूरा कैनोनिकल ए पे टिका है, लेकिन ए किस पे टिका है? Q पार्टीशन फंक्शन क्यू पे। वेरी नाइस वेरी नाइस। अब इस पूरे कैनोनिकल इंसेम्बल में बेटा हमको क्या निकालने सीखना है? हर एक सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन। सारा फंडा किसका है? पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन है, क्योंकि पार्टीशन फंक्शन क्यू निकल गया तो ए निकल जाएगा इस फार्मूला से, और ए निकल गया तो अभी देखेंगे कि ए से हम लोग अलग अलग सारी बाकी चीजें लाइक इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, गिब्स एच है ना, एंथैल्पी, दुनिया का कोई भी चीज निकाल लेंगे। ठीक है, ओके क्लियर है सबको? फंडा इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट चैप्टर टॉपिक 12 हाउ टू राइट पार्टीशन फंक्शन। क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है सीखना पार्टीशन फंक्शन कैसे निकाला जाता है। देन वर्किंग प्रोसीजर इन कैनोनिकल एंसेंबल। कैनोनिकल एंसेंबल में वर्किंग प्रोसीजर देखेंगे। उसके बाद देखेंगे वेरियस सिस्टम। क्या देखेंगे बच्चों? वेरियस सिस्टम। जैसे अभी तक हम लोग यहाँ से ना यहाँ तक अभी हम लोग कॉन्सेप्ट की बात किए 13 नंबर तक। अब उन सारे कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करके देखेंगे कि जो हमारे पुराने सिस्टम है उनके जो रिजल्ट्स हैं वही रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं कैनोनिकल एंसेंबल से। जैसे हमारा पुराना सिस्टम है क्लासिकल आइडियल गैस। क्लासिकल आइडियल गैस का कोई बता सकता है क्लासिकल आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी कितना होता है? 3D में अगर आपके पास एक 3D क्लासिकल आइडियल गैस है, कितनी होती है उसकी इंटरनल एनर्जी? Kinetic theory of gas class 11 9 3/2 KT। 3/2 KT पता है ना सबको? जी सर। गुड। 3 डिग्री हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ KT, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ 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 3/2 KT, राइट? यही पढ़े ना? जी सर। अब हम लोग क्या करेंगे इस कैनोनिकल एंसेंबल में जो भी मैथमेटिक्स अप्रोच यहाँ सीख रहे हैं हम लोग, पार्टीशन फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी निकालेंगे। फाइनली सबको यूज करके हम लोग ये क्यू निकालेंगे किसका? आइडियल क्लासिकल गैस का, और देखेंगे कि 3/2 KT आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया इसका मतलब ये जो मैथमेटिक्स डेवलप कर रहे थे अभी हम लोग ये क्लासिक कैनोनिकल एंसेंबल में, वो मैथमेटिक्स, वो अप्रोच, वो थिंकिंग हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सही हो जाएगा नहीं? हम लोग भरोसा कर सकते हैं नहीं? जी सर। राइट, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग और कुछ सिस्टम देखेंगे। क्लासिकल आइडियल गैस के बाद हम लोग क्या सिस्टम देखेंगे? लेवल सिस्टम। क्या देखेंगे बच्चों? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, इन पे क्वेश्चन आता है। क्लासिकल आइडियल गैस, लेवल सिस्टम, ओहो हार्मोनिक ऑसिलेटर, कितना बार सवाल पूछ चुके हैं। हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी हम लोग 2 तरह का देखेंगे, एक क्लासिकल एजम्पशन मान के चलेंगे और एक में क्वांटम मान के चलेंगे। तो क्लासिकल वाला में इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस सिस्टम होता है। क्वांटम वाला में समेशन करके चलना पड़ेगा क्योंकि वो डिस्क्रीट होता है, पता है ना? हाँ सर। मैग्नेटिक सिस्टम पढ़ेंगे बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आया हुआ है। इसमें भी हम लोग 2 तरह का पढ़ेंगे, क्लासिकल डाइपोल और दूसरा क्वांटम डाइपोल। इसमें जनरल केस पढ़ेंगे हम लोग, फिर स्पेशल केस पढ़ेंगे। मतलब पहले हम लोग कोई भी क्वांटम डाइपोल पढ़ेंगे जे टोटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन s मान के, उसके बाद एक स्पेशल केस देख लेंगे सॉल्व करके, जे का वैल्यू हाफ मान लेंगे और s का वैल्यू हाफ मान लेंगे। ठीक है, बाकी एग्जाम में जो आए जनरल केस में पुट करना। वेरी नाइस। तो एक बार देख लो
आइडियल केस, लेवल सिस्टम, हार्मोनिक ऑसिलेटर, क्लासिकल और क्वांटम दोनों हार्मोनिक ऑसिलेटर, मैग्नेटिक सिस्टम, क्लासिकल और क्वांटम। ठीक है, चलो वेरी गुड। अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। इंट्रोडक्शन में आपको सबसे पहले इंसेम्बल जानना है। फिर से वही कहानी जो पिछले हम लोग एक महीने से कर रहे हैं। इंसेम्बल का मतलब होता है कलेक्शन, एक कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ। मेंटल कॉपी का मतलब होता है सेम फोटोकॉपी, है ना, मेंटल कॉपी का मतलब फोटोकॉपी। A collection of large number of photocopy of original system that is macroscopically identical but different in microscopically। मैंने ये समझाया था अभी कि मैक्रो लेवल पे, बड़ा लेवल पे तो सेम ही होता है, बट माइक्रो लेवल पे अलग अलग होता है। अच्छा बच्चों, तुम लोग को ये भी बताए थे कि कैनोनिकल इंसेम्बल में कौन कौन कांस्टेंट होता है, जल्दी जल्दी बताइए, कौन कौन कांस्टेंट होता है? NVT। एन, वी और टी। NVT। एन क्या है बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल। वी क्या है? कंटेनर का वॉल्यूम। और टी क्या है बच्चों? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो आपको ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी कांस्टेंट नहीं है ना बच्चों? जी सर। आई थिंक माइक्रो कैनोनिकल में एनर्जी कांस्टेंट था, टी की जगह ई था, एन वी ई। याद आ रहा है किसी को? यस सर। माइक्रो कैनोनिकल में क्या था बच्चों? एन, वी और ई, ये था ना? यस सर। और यहाँ पे क्या है? ई की जगह क्या कांस्टेंट है? ई की जगह क्या कांस्टेंट है? टी। अरे जोर से बोलो भैया। सर टी। अब हमको कोई बताओ कि माइक्रो कैनोनिकल में ई कांस्टेंट था और यहाँ टी कांस्टेंट है, बाकी एन और वी तो दोनों जगह है। तो अब मैं तुम लोग से एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्यों माइक्रो कैनोनिकल के रिस्पेक्ट में कैनोनिकल को ज्यादा वैल्यू देते हैं, मतलब इसको ज्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच मानते हैं, व्हाई? उसी में आंसर छुपा हुआ है कि किसमें क्या कांस्टेंट है, उसी बात पे कोई बता सकता है? सर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एनर्जी को कांस्टेंट करना बहुत डिफिकल्ट चीज होता है, बट टेम्परेचर को इजीली कांस्टेंट किया जा सकता है। वेरी नाइस। कैसे कर सकते हैं? जैसे हॉट रिजर्वियर के कांटेक्ट में लाके और इनफाइनाइट हीट पे। वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग को समझ में आया? ये इंटरव्यू का सवाल है, पीएचडी में पूछेगा कि कहीं भी जाओ, बाग डीआरडीओ, एनजीओ, ओएनजीसी, आईसीएसआर है ना, या आईटी, एनआईटी, किधर भी तो पीएचडी का इंटरव्यू आया। सबको समझ में? रियल वे में प्रैक्टिकल अप्रोच में ना एनर्जी को कांस्टेंट रखना बहुत मुश्किल काम है और बहुत वेरिएबल है, फ्लक्चुएटिंग वेरिएबल है। लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना इजी है। कैसे? आप क्या करो, एक बहुत बड़ा हीट रिजर्वॉयर ले लो और उसके कांटेक्ट में सिस्टम को रख दो। कुछ देर बाद क्या होगा, सिस्टम और इसके बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, थर्ड लॉ है ना, सॉरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और फिर सिस्टम का टेम्परेचर उतना ही बना रहेगा जितना इस रिजर्वॉयर का है, बना रहेगा ना। तो सिस्टम का टेम्परेचर एक कांस्टेंट बना रहेगा जब तक ये हीट रिजर्वॉयर से टच रहेगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। किसी सिस्टम के अंदर का एनर्जी को कांस्टेंट रखना ये बहुत मुश्किल काम है। सो दिस इज द रीजन व्हाई कैनोनिकल ensemble is more, in actually it is more in practical approach rather than micro canonical या grand canonical, जो इसके बाद पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों सबको? वेरी गुड। सो माइक्रो कैनोनिकल में n कांस्टेंट रहते हैं, v कांस्टेंट रहते हैं और t कांस्टेंट रहते हैं। अब n कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, v कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, ये लिखा हुआ है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब है जो वाल्स हैं वो क्या है, डायथर्मिक है। v कांस्टेंट होने का मतलब है वाल्स रिजिड है, और n कांस्टेंट होने का मतलब है कि वाल इम्पेनेट्रेबल, मतलब पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह के सिस्टम को जिसमें n भी t कांस्टेंट रहे उसको क्या बोलते हैं? किस कोई बता सकता है हमको? कैसा सिस्टम बोलते हैं उसको? क्लोज सिस्टम। प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। वेरी गुड, वेरी नाइस, याद रखना है। इसकी डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट क्या होती है बच्चों? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरा दुनिया चलेगा आगे। अभी डेंसिटी ऑफ फेज पॉइंट कितनी होती है? रो
एज ए फंक्शन ऑफ q comma p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर माइनस बीटा h। h क्या है? हैमिल्टोनियन है, जो q और phi का फंक्शन है। q कुछ नहीं है, xy z कोऑर्डिनेट है ना, और p क्या है? मोमेंटा है। यहाँ पे फेज स्पेस में हम लोग लेते हैं q और p स्पेस है ना, q और p स्पेस पे बात करते हैं, पोजीशन मोमेंटम स्पेस। सो इसलिए हैमिल्टोनियन q p का फंक्शन है, डेंसिटी भी q p का फंक्शन है। सो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e का पावर माइनस बीटा h, जहाँ पे बीटा क्या होता है बच्चों? 1/kt। मालूम है कि नहीं तुम लोग को? बीटा बीटा क्या होता है? 1/kt। ये मालूम होना चाहिए। आई होप कि ये तुम लोग को पता होगा। लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल यहाँ पे क्या है बच्चों? लीडिंग थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए है, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस kT ln q। तो सारा काम है q निकालने का, पार्टीशन फंक्शन। सिंगल पार्टिकल का q को q1 बोलेंगे और n पार्टिकल का q को qn बोलेंगे। वेरी नाइस। एक बार सवाल पूछा था किसी एग्जाम में कि भैया किसी सिस्टम की एनर्जी कितनी हो सकती है? तो 0 से इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। किसी आरएच सिस्टम की एनर्जी कितनी हो सकती है? 0 और इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो इसीलिए इतना वेरिएबल चीज है, इसीलिए एनर्जी को कांस्टेंट रखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी फ्लक्चुएट करते रहता है। और यही कारण है कि एनर्जी चूंकि बहुत फ्लक्चुएट करता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखो दो टर्म निकालेंगे। इसलिए यहाँ पे देखो सिलेबस टॉपिक में लिखा हुआ है एनर्जी फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकल एनसेंबल एक निकालेंगे, और रिलेटिव एनर्जी इन फ्लक्चुएशन कैनोनिकल एनसेंबल निकालेंगे, और तुमको दिखाएंगे कि कितना ज्यादा एनर्जी फ्लक्चुएट करता है। ये जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है ना बच्चों, ये n का पावर मतलब टर्म ऑफ n में आता है, और n क्या होता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो एवोगाड्रो नंबर के ऑर्डर में होते हैं, 10 का पावर 20। ठीक है, रिलेटिव अभी इसी क्लास मतलब इस टॉपिक में ही पढ़ेंगे आगे। तो इतना समझ में आया सबको? इसमें क्या क्या कांस्टेंट रहता है? nBT जो आपको याद रखना है, क्लोज सिस्टम होता है। लीडिंग वेरिएबल कौन है? ए का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस kT ln q। डेंसिटी क्या होती है? रो इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू e का पावर माइनस बीटा h। सिस्टम की एनर्जी 0 से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। थोड़ा ये कहानी पढ़ लेना जो यहाँ लिखा हुआ है 2 लाइन। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? दिस इज द सेकंड टॉपिक। नहीं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आरएच सिस्टम विल बी फाउंड आउट इन एनर्जी लेवल ER, या फिर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आरएच सिस्टम विल हैव एनर्जी ER, और या फिर इट इज नॉट, मतलब इसी को डिनोट करते हैं P ऑफ ER से। तो देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल केस बाय टोटल नंबर ऑफ केस। तो ये सबको मालूम होगा, मुझे लगता है ये बताना पड़ेगा। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बच्चों सबको मालूम है क्या होता है? Ni इज इक्वल टू Ni इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Gi इज डिजेनरेसी है ना, e का पावर माइनस बीटा ei। पता है कि नहीं सबको ये? तो तुम लोग को ये भी मालूम होगा कि P ऑफ ER जो होता है वो होता है GR e का पावर माइनस बीटा R डिवाइडेड बाय सम ओवर GR e का पावर माइनस बीटा R। क्योंकि प्रोबेबिलिटी में नीचे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ सिस्टम इन ऑल एनर्जी लेवल, इसलिए यहाँ पे सम लगा दिया, नीचे इसलिए टोटल कर दिया, और ऊपर में सिर्फ अर्थ सिस्टम की बात कर रहे हैं। फेवरेबल केस है ना, या फिर जो नंबर ऑफ सिस्टम इन एनर्जी लेवल ER। सो नंबर ऑफ सिस्टम इन एनर्जी लेवल ER इज इतना। देखो P ऑफ ER का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ सिस्टम इन एनर्जी लेवल ER डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सिस्टम इन एनर्जी लेवल ER। तो भैया R सिस्टम के पास कितने नंबर ऑफ स्टेट लेवल होंगे? तो GR e का पावर माइनस बीटा ER अकॉर्डिंग टू वेयर? फ्रॉम बोल्ट्जमैन लॉ। ये तो ये बोलता है ना कि जो Ni है, नंबर ऑफ लेवल्स हैं EI एनर्जी के, वो इतने हैं। तो R एनर्जी के कितने लेवल होंगे? ER एनर्जी के कितने लेवल होंगे? GR e का पावर माइनस बीटा ER। टोटल के लिए यहाँ पे नीचे में R से सम लगा दिया, ठीक है। तो GR e का पावर माइनस बीटा ER, और नीचे में बस जो ऊपर लिखा है उसका सम लगा दो, यानी सम ऑफ GR e का पावर माइनस बीटा ER इज नथिंग बट P ऑफ ER, इज नथिंग बट P ऑफ ER। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारी दुनिया यही से शुरू होती है। अब तुमको अगर हम एवरेज ऑफ एनर्जी निकालने बोले, तो एवरेज ऑफ एनर्जी के लिए तुम क्या करोगे? एनर्जी को इस PR से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोबेबिलिटी टाइम एनर्जी। तो यहाँ पे बस एक ER भी लगा दो, ठीक है ना, ऊपर में यहाँ GR के बाद एक ER इंटू कर दो, तो ये एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कभी देखा है? ऐसा कभी कुछ नहीं देखा है ना? एम आई ऑडिबल गाइस? हाँ सर, जेस्ट के टाइम देखा था। हाँ, क्या बोला? जेस्ट के टाइम इसका प्रॉब्लम किया था। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट। जेस्ट के टाइम मेरे को याद है इसको, सही है। तीसरा हम लोग को टॉपिक क्या देखना था? पार्टीशन फंक्शन।
ये था ना हम लोग का क्रोनोलॉजी में तीसरा टॉपिक था पार्टीशन फंक्शन। तो देखो जो प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखते हैं ना किसी सिस्टम को जिसका एनर्जी ER है उसको पाए जाने का उसका मतलब मिलने का प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी सिस्टम विद एनर्जी ER is GR e to the power minus beta ER divided by sum over R GR e का power minus beta ER। this ये जो नीचे का टर्म है द टोटल नंबर ऑफ लेवल विद एनर्जी ER is nothing but known as partition function। ये जो नीचे का टर्म है दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स विद एनर्जी ER is nothing but known as partition function। तो पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो गया, सम ओवर R GR e का पावर माइनस बीटा ER। सो व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग, इसको Q से डिनोट करते हैं ना, इसको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल Q से। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास पार्टीशन फंक्शन टेल्स दैट हाउ द वेरियस सिस्टम या मेंबर्स ऑफ एंसेम्बल आर पार्टीशन या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस एनर्जी लेवल। लाइक जैसे मान लो ये E1 एनर्जी का लेवल है, ये E2 एनर्जी का लेवल है ना, ये मान लो कोई एक लेवल है Rth लेवल जिसका एनर्जी ER है, ये R+1 एनर्जी का लेवल है, मतलब R+1 लेवल है जिसकी एनर्जी ER+1 है, ये R+2 लेवल है जिसकी एनर्जी ER+2 है। तो सबको ये सम कर देगा। लाइक जैसे R = 1 रखो तो ये G1 e का पावर माइनस बीटा E1 प्लस G2 e का पावर माइनस बीटा E2 प्लस G3। इसका मतलब क्या है कि हर एक स्टेट को ये जोड़ देगा, हर एक स्टेट को क्या करेगा, ये हर एक स्टेट में जितने लेवल मिलेंगे उनको जोड़ते जाएगा। सो दिस एक्चुअली टेल्स अस अबाउट हाउ द वेरियस सिस्टम या मेंबर्स ऑफ एंसेम्बल आर पार्टीशन, किस तरह से सब डिस्ट्रीब्यूटेड है, किनके पास कितने लेवल्स हैं, किस एनर्जी लेवल में कितने लेवल्स हैं, ये बताता है पार्टीशन फंक्शन, क्योंकि उसका फॉर्मूला वही बता रहा है ना। तो आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं, PR और मतलब प्यार मतलब वो लव वाला प्यार नहीं है ना, ये P ऑफ ER है ना, द नंबर सॉरी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एनी स्टेट्स विथ एनर्जी ER, ठीक है, एंड पार्टीशन फंक्शन, ठीक है, GR e का पावर माइनस बीटा। और सम मत बोलना, सम भूल गया तो इसका पार्टीशन फंक्शन का डेफिनेशन गलत हो जाएगा। ओके, अब हमको क्या देखना था बच्चों, चौथा टॉपिक जो देखना था, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? हेलो, Yes, sir. yes sir. So next relation देखना, the relation between what, internal energy U and partition function Q। So internal energy U and partition function Q, very nice। तो हमने अभी बताया था कि आपको अगर देखिए यहाँ पे ना आपको दो चीज दिया हुआ है, एक तो इंटरनल एनर्जी यानी कि एवरेज ऑफ ER। एवरेज निकालने के लिए क्या करो, PR को ER से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब प्रोबेबिलिटी को एनर्जी से मल्टीप्लाई कर दो और सम लगा दो तो ये एवरेज दे देगा। इसी एवरेज को देखो कैसे लिख रहे हैं, ER को मैंने रहने दिया, देखो ये समेशन को रहने दो, इस ER को भी रहने दो। अब ये PR जो है ना, इस PR का भी तो एक फॉर्मूला होता है, इस PR का फॉर्मूला ये होता है GR e का पावर माइनस बीटा ER डिवाइडेड बाय सम ओवर GR e का पावर माइनस बीटा ER, होता है ना ये फॉर्मूला PR का, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ऊपर में एक सम हो गया, नीचे भी एक सम हो गया, ऊपर में भी एक सम हो गया और नीचे में, याद आ रहा है, ये जस्ट में इससे बहुत क्वेश्चन आता है। दिस इज द एवरेज ऑफ ER और इसी को इंटरनल एनर्जी U भी बोलते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक्चुअली क्या होता है, एवरेज एनर्जी होता है सिस्टम का अंदर का, है ना, तो ER को U भी बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी। याद आ रहा है किसी को, इस क्वेश्चन पे जस्ट में खूब सवाल बनाए थे हम और खूब सवाल बन रहा है। एनीवन गेटिंग माय पॉइंट? किसी भी वेरिएबल का जीवन में एवरेज निकालना हो ना, एनी वेरिएबल UI, तो उसको प्रोबेबिलिटी PI से मल्टीप्लाई कर दो और सम ओवर I कर दो, यही तरीका होता है किसी भी चीज का एवरेज निकालने का, चाहे एनर्जी हो चाहे कुछ भी। सो अब एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन में देखो यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ है, मतलब कैसे हम लोग एक रिलेशन निकालते हैं, U इज इक्वल टू माइनस डो बाई डो बीटा ln Q। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डो बाई डो बीटा माइनस डो बाई डो बीटा ln Z, माइनस डो बाई डो बीटा ln Q, सॉरी कई बार पार्टीशन फंक्शन को Z भी बोलते हैं, कहीं Q भी बोलते हैं, हमको Z याद है इसलिए Z जल्दी मुंह पे आ जाता है। सो माइनस डो बाई डो बीटा ln Q, ठीक है, ये देख लेना ये कहाँ से आ रहा है, ये डेरिवेशन एग्जाम में ना करवाता है, मतलब इंटरव्यू में कई बार, आपको तो एग्जाम के लिए डायरेक्ट याद रखना है। सो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
जितना तारीफ करो उतना कम। सीएसआर नेट में 50% क्वेश्चन कैनोनिकल एंसेंबल से ही आए हुए हैं हर साल, और इन्हीं फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा। बीटा क्या है यहाँ पे 1/kT है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम यहाँ बीटा को पुट कर दोगे, बीटा के जगह kT 1/kT, तो इसको और ढंग से लिख सकते हो, और ढंग से इसको देखो ऐसे लिख सकते हो, kT स्क्वायर 2/2T ऑफ ln3। मतलब यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन था वो बीटा के रिस्पेक्ट में था, तो अगर बीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मतलब फॉर्मूला देखोगे तो -2/2 बीटा ln3। लेकिन अगर टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करके फॉर्मूला मतलब उस फॉर्म में फॉर्मूला देखना चाह रहे हो जिसमें डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो, तो ये हो जाता है kT स्क्वायर 2/2T ln3। तो आपको दोनों ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में देख लेना जो फिट बैठे उसको यूज करना है, ठीक है। समझ पा रहे हो मेरा बात? यस सर। और ये कुछ नहीं किया मैंने, बीटा 1/kT होता है ना, तो मैंने डी बीटा निकाला है, तो डी बीटा कितना हो जाएगा 1/k का 1/k और 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t²dt, ठीक है ना। तो डी बीटा कितना हो गया -1/kT²dt। तो यहाँ पे डी बीटा की जगह माइनस Sir, I think connection is lost. Now is it okay? Hello? Am I audible now? Yes, sir. Okay. So ये समझ में आया ये कैसे हो रहा है kT स्क्वायर 2/2T ln3? जी सर। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, डी बीटा निकाल रहे हैं। ये बीटा है, यहाँ से डी भी निकाल लो, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ बीटा, और पुट कर दो उसको। बहुत इजी है, देखना एक बार समझ में आ जाएगा। अब हमको देखना था रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो ये आपको बताया मैंने पहले ही, -kT ln3 होता है, जिसको याद रख लेना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप स्किप कर सकते हो, ये सब हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जी जो होता है गैस फ्री एनर्जी वो क्या होता है, U + PV - TS या फिर H - TS। ए क्या होता है U - TS, है ना। ये सब देख चुके हैं हम लोग। हथियार 1 भी तुम लोगों को मालूम है ना। हथियार 1 क्या होता है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हथियार 1 बोलते हैं। dQ = TdS = du + Pdv - μdv। ये क्या है बच्चों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको क्या बोलते हैं? हथियार 1। अब यहां से तुम्हें क्या निकालना है, आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पुट करना है। देखो ये जो यहाँ पे आपको A = U - TS दिख रहा है ना, इससे आप dA निकाल लो। तो dA कितना होगा बताओ कोई? dA = U को क्या लिख सकते हैं बच्चों? du, हाँ, माइनस T और S दो टर्म है, तो एक बार T रखना पड़ेगा, एक बार ds हो जाएगा, माइनस एक बार S रखना पड़ेगा और T का dt हो जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, dA = du - TdS - SDT, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जगह पे रख देंगे, ठीक है ना। Therefore dA = du। अब देखो ये जो TdS है, ये TdS के जगह पे ये पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रख दो। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स TdS का वैल्यू कितना होता है बच्चों? du + Pdv - μdn। और यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी एक देखो बाहर में माइनस था, TdS के साथ ऑलरेडी एक बाहर में माइनस है, और ये पूरा फॉर्मूला माइनस के साथ लगा दोगे तो इतना हो जाएगा -du - Pdv प्लस मतलब ये μdn और -SDT। इसको काट छाट के तुम सॉल्व करोगे, देखना dA इतना आ जाएगा। ठीक से सॉल्व करना, इतना आएगा। अब dA इतना आ गया। अब तुमको बताओ हमको कि कांस्टेंट क्या क्या होता है कैनोनिकल में? N P T, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, यहां से एक बार P निकाल लो, एक बार म्यू निकाल लो, एक बार S निकाल लो। यहां से तीन ही चीज तो निकाल सकते हो ना, P, म्यू और S। यस और नो? P कैसे निकालोगे, कोई बता सकता है? एनीवन? ए के टर्म में P कैसे निकालोगे? यस सर, जी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और म्यू टी को कांस्टेंट माने। देखो पहली बात तो ये है कि अगर P निकालना है तो इस टर्म को बचाना पड़ेगा और ये दोनों टर्म को हटाना पड़ेगा। यानी कि N को कांस्टेंट रख दो और T को कांस्टेंट रख दो, N और T को कांस्टेंट रख दो।
तो एन और टी कांस्टेंट रखोगे तो डी एन और डी टी दोनों 0 0 हो जाएगा, तो ये दो टर्म गया। और डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड भी से, तो इधर डी ए बाई डी बी, मैं पहले पी निकाल रहा हूँ ना, तो पी निकालने वाला किधर है फॉर्मूला, शायद इधर है। पहले इसने यू निकाला एक्चुअली, इसलिए ऐसा है। चलो यू निकाल के देख लेते हैं। अरे ये क्या है, ये भाई नहीं, अच्छा पहले इसने एंट्रोपी निकाला है। और ठीक है, इसने पहले एंट्रोपी निकालना है, तो एंट्रोपी अगर एस वाले टर्म को बचाना है तो ये एन और भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड। तो एन और भी कांस्टेंट रखोगे तो ये दोनों टर्म 0 0 हो गए, और टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो इधर माइनस एस बचेगा और इधर डी ए बाई डी टी बचेगा। तो देखो डी ए बाई डी टी विद कांस्टेंट एन एंड भी इज इक्वल टू माइनस एस, तो एस इक्वल टू आ गया माइनस डो ए बाई डो टी एन भी। देखो ए के टर्म में आ गया एंट्रोपी, इसीलिए ए को बोलते हैं लीडिंग वेरिएबल, क्योंकि ए से सब कुछ निकल जाएगा। ए से एस निकल गया, पर ए कहां से निकलेगा, वो तो पार्टीशन फंक्शन पहले निकालना पड़ेगा ना, माइनस के टी एल एन क्यू, सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन, वहां से माइनस के टी एल एन क्यू करके ए निकालोगे। ए निकाल लिए डो ए बाई डो टी विद माइनस साइन विद कीपिंग एन एंड भी कांस्टेंट, एस निकल जाएगा। एस निकल गया तो अब आप बहुत कुछ निकाल सकते हैं। ई इक्वल टू होता है ए माइनस टी एस, ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए माइनस टी एस, ठीक है। तो देखिए ए का ए, माइनस का माइनस, टी का टी, सॉरी ई इक्वल टू ए प्लस टी एस होता है, ठीक है ना। अब एस के जगह पे आप रख दीजिए माइनस डो ए बाई डो टी, तो यू निकल गया, ठीक है ना। आप देखो यही वाला इस बार पूछा था, यू का ये वाला फॉर्मेट, ये ना स्टेप्स देख लेना, ये मैथमेटिक्स क्या कर रहे हैं देख लेना। यू को देखो यहाँ से भी एक फॉर्मेट हम लोग लाते हैं। अच्छा, एक्चुअली इसने प्रूव किया है हाउ ए इक्वल टू माइनस के टी एल एन क्यू, ठीक है। तो इसने प्रूव किया है ए इक्वल टू माइनस के टी एल एन क्यू, इसको आप याद रखेंगे तो बेटर होगा, इसे आपको डायरेक्टली याद है, इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो अदर क्वांटिटी, since we know a equal to minus kt ln q, so we can find other thermodynamical variable by using हथियार 1 means first law। h1 का मतलब हथियार 1 मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और h2 का मतलब गिब्स पैराडॉक्स जी का जो फॉर्मूला था ना। हाउ, लेट्स सी हाउ वी कैन फाइंड अदर, लेट्स सी। सो a इक्वल टू क्या होता है, a माइनस टी एस, तो d इक्वल टू इतना हो जाएगा। अब तुम्हें मालूम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इक्वल टू tds इज इक्वल टू du प्लस pdv माइनस म्यू। इन दोनों इक्वेशन को यूज करो बच्चों, आप डी इक्वल टू इतना मिल जाएगा। अब इस इक्वेशन में पी भी निकाल सकते हो, म्यू निकाल सकते हो, एस निकाल सकते हो। जब जिसको निकालना है बाकी टर्म को जीरो करने के लिए बाकी दो को कांस्टेंट ले लो। तो जब प्रेशर निकालना हो तो क्या करोगे, प्रेशर निकालना है तो एन और टी कांस्टेंट ले लो, तो वो एन और टी कांस्टेंट ले लिया। डीवी को हटाना है ना, तो बी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, तो डी ए बाई डी वी एट कांस्टेंट एन टी इज इक्वल टू, इधर बच गया माइनस पी, ये माइनस पी बच गया। तो पी का देखो फॉर्मूला आ गया ए के टर्म में, उसी तरह एंट्रोपी एस का एक के टर्म में आ जाएगा, और केमिकल पोटेंशियल म्यू का भी एक के टर्म में आ गया। अब जो सेकेंड लॉ मतलब दूसरा जो हमारा हथियार है वो होता है जी इक्वल टू म्यू एन, जी इक्वल टू म्यू एन। देखो हम लोग म्यू निकाल चुके हैं, ए के टर्म में ये म्यू निकाल चुके हैं, बस इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, जी मिल गया। अब इंटरनल एनर्जी तो हम लोग पहले देख चुके हैं, माइनस डो बाई डो बीटा एल एन क्यू, या फिर के टी स्क्वायर डो बाई डो टी ऑफ एल एन क्यू, हाँ दोनों फॉर्मूला याद है। या फिर आप चाहो तो आप इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, चूंकि ए इक्वल टू होता है यू माइनस टी एस, तो ए इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस टी एस। ए मालूम है आपको, एस अभी निकाले हम लोग ए के टर्म में, और टी तो कांस्टेंट है। कैनोनिकल इंसेंबल में एन भी और टी के बारे में चिंता नहीं करना, ये सब कांस्टेंट है, वेरिएबल है ही नहीं। जो वेरिएबल है उसको ए के टर्म में लिखना है, तो ए के टर्म में खुद है, एस को ए के टर्म में लिख दिया, टी कांस्टेंट है कैनोनिकल इंसेंबल में, हो गया ए पूरा ए के टर्म में, तो इसीलिए ए को बोलते हैं लीडिंग वेरिएबल। ये सब जो था ये भी देखो ए के टर्म में, हर कोई ए के टर्म में निकल गया। इंथैल्पी का फॉर्मूला होता है यू प्लस पीवी, ये सब फॉर्मूला एटलीस्ट याद होना चाहिए तुम्हें। अब देखो यू प्लस पीवी, ठीक है ना, तो यू इंटरनल एनर्जी अभी हम लोग देखें ए के टर्म में इतना होता है, और ये P और V, तो V तो कांस्टेंट होता है ना कैनोनिकल में, उसके बारे में चिंता नहीं करना है। P का देखो फॉर्मूला अभी निकाले थे ना, यहाँ सबसे पहला वाला P, इसको पुट कर दिया। तो आपको ना एक बार लॉजिक याद रखो ना, कैसे कैसे कर रहे हैं, तो अब एग्जाम में इतने याद नहीं रहे, खुद कर लो। गिब्स फ्री एनर्जी G इक्वल टू म्यू वन होता है, म्यू हम लोग निकाल चुके हैं, N से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको। CV निकालना है dq बाई dt एट कांस्टेंट N भी, अब CV को हम लोग du बाई dt भी लिख सकते हैं। अब देखो U तुम निकाल चुके हो,
Cv हो जाएगा -T dou स्क्वायर A by dou T स्क्वायर, क्योंकि तुम्हें मालूम है ना कि बस इंटरनल एनर्जी U है, उसको बस डिफरेंशिएट कीजिए T के रिस्पेक्ट में। Cp जो होता है ये होता है dH by dt, तो बस आपके पास H तो है, अभी हमने देखा इंथैल्पी का, उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा T के रिस्पेक्ट में, Cp मिल जाएगा। गामा आप निकाल सकते हैं, गामा क्या होता है Cp by Cv, ठीक है ना, Cp Cv निकल गया। अब था एक टर्म एनर्जी फ्लक्चुएशन इन कैनोनिकल एंसेंबल, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनर्जी, या फिर इसी को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर डेविएशन इन एनर्जी, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इन एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा ER का स्क्वायर का मीन का रूट, मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ एनर्जी समझ लो। तो बच्चों आरएमएस वैल्यू ऑफ एनर्जी यही तो होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की तरह, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ER स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ER का स्क्वायर, और उसका अंडर रूट लगा दो। ये कुछ मैथमेटिक्स है, ये मैं नहीं कर रहा, ये मैथमेटिक्स आप आराम से एक सप्ताह आपको इसलिए मैं टाइम देता हूँ, इसलिए सप्ताह में 2 ही दिन पढ़ाता हूँ, इसलिए इस मैथमेटिक्स को देखना। आप लोग MSc कर रहे हैं, आप लोग सबको पता है। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे इस बार एक सवाल भी आया था, तो इन मैथमेटिक्स को अच्छे से देखना। जब इन मैथमेटिक्स को तुम सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, ये जो टर्म है आरएमएस वैल्यू ऑफ एनर्जी, ये आएगा माइनस डो यू बाई डो बीटा। यू क्या है इंटरनल एनर्जी और बीटा क्या है 1/kT। अब माइनस डो यू बाई डो बीटा, अब यू तुम्हें मालूम है ए के टर्म में, है ना, यू तुम्हें ए के टर्म में मालूम है, हो गया काम, हो गया ना, वेरी गुड। अब चाहे तो आप लिख सकते हैं इसको टी के स्क्वायर, मतलब बीटा को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो बीटा को जब टी में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आ जाता है kT स्क्वायर डो बाई डो टी। अब चूंकि डो बाई डो टी सीवी होता है तो kT स्क्वायर इंटू सीवी हो गया ये। तो पहली बात है, जब आप ये मैथमेटिक्स करोगे तो ये मैथमेटिक्स करके आपको क्या मिलेगा, माइनस डो यू बाई डो बीटा, और आप जब बीटा को टी में कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, kT स्क्वायर डो यू बाई डो टी। अब डो यू बाई डो टी सीवी होता है तो kT स्क्वायर सीवी। दिस इज द एनर्जी फ्लक्चुएशन। अब रिलेटिव एनर्जी फ्लक्चुएशन क्या होता है, उसको आर से डिनोट करते हैं, कुछ नहीं, जो एनर्जी फ्लक्चुएशन या आरएमएस वैल्यू आया है उसको इंटरनल एनर्जी से डिवाइड कर दो, तो भैया कुछ नहीं, डिवाइड कर दिए हम भी, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। अब एक सवाल आता है कि हाउ दिस एनर्जी फ्लक्चुएशन या रिलेटिव एनर्जी फ्लक्चुएशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल n। तो कुछ नहीं मेरे मित्रों, आपको मालूम है क्लासिकल गैस के लिए 3/2 kT होता है, n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए 3/2 n kT होता है। तो अगर ये U है तो CV कितना होगा, डो यू बाई डो टी होगा, तो CV आ गया 3/2 n के आ गया। अब कितना था हमारा रिलेटिव फ्लक्चुएशन, सिग्मा बाई U था। अब सिग्मा कितना था, kT स्क्वायर CV था और नीचे U था, तो kT स्क्वायर और CV कितना होता है क्लासिकल गैस के लिए 3/2 n के, और इंटरनल एनर्जी कितना होता है 3/2 n kT। ऊपर में क्या है, रूट n का टर्म है और नीचे क्या है n का टर्म है, रूट n से रूट n कटेगा तो 1/√n। ये CSR नेट में एक्चुअली प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। सो हाउ द रिलेटिव फ्लक्चुएशन डिपेंड्स ऑन n नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज 1/√n, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन, एम आई ऑडिबल? यस सर। अब एक सवाल जो हम लोगों ने करा था, कोई कुछ पूछ रहा है? ओके, कि why we can study a ensemble in either micro canonical, canonical or grand canonical, but why we prefer this one, हाँ? So उसका जवाब यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, in canonical ensemble micro state is nVt, यानी कि T is constant and energy is variable. But as we have noticed that the relative fluctuation in energy depends on n as following: R is equal to 1/√n, and we know that n is equal to 10 to the power 23. n is equal to 10 to the power 23. So यहाँ पे अगर नीचे n रखोगे 10 to the power 23, ऊपर जाएगा √10 का पावर -23, so ये r का वैल्यू बहुत छोटा होगा, लगभग 0 आएगा। This is the reason why we prefer canonical ensemble over other ensemble. Why? Because in canonical ensemble case the relative fluctuation in energy is very small, approximately tends to 0, ठीक है। तो इस जब हम लोग टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं बच्चों, उस समय एनर्जी अपने आप बहुत ज्यादा मतलब वेरी नहीं करता है, लेकिन जब एनर्जी को एकदम फिक्स रखने की कोशिश करोगे टेम्परेचर को वेरिएबल करके, तो वो संभव नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर अगर तुम वेरिएबल कर दोगे तो एनर्जी कांस्टेंट कैसे रहेगा, उसकी रिलेटिव वेरिएशन बहुत हाई हो जाएगी।
क्योंकि टेम्परेचर से मालूम है तुम लोग को इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर सिस्टम का घट बढ़ रहा है तो अंदर के मोशंस भी घटेंगे बढ़ेंगे पार्टिकल्स के कोलिजन के, तो उनकी इंटरनल एनर्जी भी घटते बढ़ते रहेगी। तो उस समय रिलेटिव चेंज क्या होगा एनर्जी में, बहुत ज्यादा होगा, जो कि माइक्रोइकोनॉमिकल में होता है। क्योंकि माइक्रोइकोनॉमिकल में टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता है, एनर्जी कांस्टेंट होता है, जो कि फिर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो एनर्जी कांस्टेंट रहने नहीं देगा। लेकिन कैनोनिकल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अब जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया सिस्टम का तो इंटरनल एनर्जी को खुद ही बहुत कांस्टेंट कर देगा, तो रिलेटिव फ्लक्चुएशन एनर्जी लगभग जीरो हो जाएगी। और वो कैसे हमने देख लिया, हमने रिलेटिव, इसीलिए हम लोग ये टर्म निकाले रिलेटिव एनर्जी, उसको एन के टर्म में निकाले ताकि ये चीज हम लोग फिजिकली देख सकें कि किससे बहुत कम आ रहा है रिलेटिव फ्लक्चुएशन। Hence, in canonical ensemble, fluctuation in energy are negligible, and that's why all ensemble approach procedures same result, but we prefer canonical ensemble. समझ में आया बच्चों? आंसर मिला? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. देखो वही बात है कि माइक्रो कैनोनिकल में जो कांस्टेंट था ई कांस्टेंट था, और टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब टेम्परेचर क्या था, यहाँ पे वेरिएबल था। टेम्परेचर वेरिएबल होगा तो ये को वेरिएबल बना ही देगा वो, लेकिन यहाँ टी ही कांस्टेंट है, ऑटोमेटिक एनर्जी को कांस्टेंट बना देगा, फ्लक्चुएशन यहाँ बहुत कम होगा। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी। कहानी लिखा हुआ है, पढ़ लेना है कहानी। हाँ, ओके, व्हाई वी नीड कैनोनिकल एंसेंबल, टू रीजन। ठीक है ना, वही कहानी लिखा हुआ है, पढ़ लियो घर में। ओके, अब हम लोग कल से देखेंगे हाउ टू राइट पार्टीशन फंक्शन। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू राइट पार्टीशन फंक्शन। ठीक है ना, टॉपिक नंबर ये कितना है, शायद 13 है, 13 या कुछ है। तो पहले देखेंगे क्वांटम मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं, फिर हम लोग देखेंगे क्लासिकल मैकेनिकल पार्टीशन फंक्शन कैसे लिखते हैं। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स वाले में से इंटीग्रेशन आ जाता है ना। वेरी गुड। ओके, फिर हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे, क्लासिकल आइडियल गैस, हार्मोनिक ऑसिलेटर। आई थिंक और एक क्लास में खत्म हो जाएगा ना? हो जाएगा जी सर। कितना दूर है? ओ, लेवल सिस्टम थोड़ा आई थिंक नेक्स्ट वीक का 2 क्लास में ही खत्म होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, सो हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे जहां पे आज मैं छोड़ रहा हूं, हाउ टू राइट पार्टीशन फंक्शन इन कैनोनिकल एंसेंबल। आप जरूर एक बार ना आगे का भी पढ़ के आना, एक बार पढ़ के आओगे क्लास में ज्यादा समझ में आएगा। ओके, किसी को कुछ पूछना है बच्चों? Am I audible? यस सर। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सैटरडे मॉर्निंग के इवनिंग, ये मैं फ्राइडे को बता दूंगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्लास सैटरडे को होगा और फिर संडे को होगा, वीक में 2 ही दिन। सैटरडे को मॉर्निंग में होगा नेक्स्ट वीक, या इवनिंग में, वो मैं फ्राइडे तक बता दूंगा। अभी मैं कुछ नोट्स आपको शेयर कर दे रहा हूँ, जो अदर टॉपिक्स है, एटॉमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने तुम्हें शेयर किया है ना? जी सर, जी सर। आप उसको शेयर कर दीजिए ग्रुप में, क्वांटम मैकेनिक्स का ग्रुप में शेयर किया हुआ है, स्टेट मैक का किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एनिमेस कर देगा। मैं अभी एटॉमिक, न्यूक्लियर पार्टिकल, क्लासिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल फिजिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये कंडेंस मैटर, इनका मैं अभी कर रहा हूँ, और उनके कुछ क्वेश्चंस भी कर रहा हूँ, कलेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप नहीं भेजा हुआ है। ओके सर। अच्छा, ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक्स भेजा हुआ है, ठीक है। जी सर। आप लोग सब लोग सेव करके पीडीएफ्स को एक जगह अच्छे से रख लेंगे, सारे टॉपिक का क्लास नोट्स और सारे टॉपिक का असाइनमेंट जैसे जैसे भेजते जा रहे हैं। ठीक है, अपना अपना सब लोग सेव करके एक जगह रख लेगा। ठीक है ना? जी सर। और प्रिंट करा लेना, अगर पैसे खर्चे करोगे 1500 में सारे नोट्स, क्लास नोट्स प्रिंट करा लोगे तो ज्यादा पढ़ने में ये होगा। जैसे मैंने अपने जमाने में ना मैंने प्रिंट्स करा लिए थे। आई कैन शो यू जस्ट
So, oh, I'm extremely sorry. So, like this is of for electronics. Huh? You can see this is. So मैंने ऐसे ना सारे करा लिए मैंने, हालांकि जीवन में पढ़ने का ज्यादा नौबत कभी हमको मिला नहीं, मैं कर ऐसे खोल के देख लेता हूँ. So you can see, दिख रहा है सबको? जी सर. दिख रहा है? यस सर. वेरी गुड. सो आप ऐसे बाइंडिंग करा सकते हो ऐसे, ठीक है ना? तो ये ज्यादा मुझे ऐसे हार्ड कॉपी पढ़ने में ज्यादा अच्छा लगता है. मैं पढ़ के अपना हाईलाइट भी कर लेता हूँ, चीजें लिख के प्रैक्टिस. पीडीएफ में एग्जाम कहाँ निकलता है? जब अगर 1,000 खर्चा करोगे, जेआरएफ निकलेगा 1 महीने के फेलोशिप, पहले महीने के 31,000 तो वसूल हो जाएगा, है ना? और अगर सॉफ्ट कॉपी से पढ़ते हो, एग्जाम में ना निकले तो 1 साल अगर बर्बाद हो गया तो 3.5 लाख की बर्बादी है. 1,000 3.5 लाख, 1,000 भी नहीं लगे. मेरे तो 400-500 में सारे पीडीएफ हो गए थे. अच्छे बड़े वाले दुकान में जाओगे ना, देखना हर शहर में एक बड़ा दुकान होता है, वो पैसे में करते हैं, 20 पैसे 10 पैसे में, क्योंकि आपके बहुत कॉपी हो जाएंगे ना, बहुत ज्यादा पेजेस है. ठीक है? जी सर. ओके, ठीक है सर. सी यू ऑन नेक्स्ट गुड डे. नाइट. टेक केयर, रिवाइज द थिंग्स एंड दीपिका प्लीज सेंड मी द नोट्स, मतलब ग्रुप में भेज देना हाउ टू रिवाइज द थिंग्स. Okay, And sir. please revise and everyone give the exam this time. Bye. See you everyone. सर. गुड नाइट. Bye, sir.